अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। हम एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब बात हम सबसे पहले करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर की। और कंडक्टर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में एक बात पढ़ी थी कि कंडक्टर को जितना भी चार्ज दिया जाए वह सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे आ जाता है। जैसे अगर एक स्फीयर की बात करूँ मैं, तो एक ये कंडक्टिंग स्फीयर मानो, इसको जितना भी चार्ज देंगे वह इसकी सरफेस पे चला जाएगा। और दूसरी, किसी एक चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है वह इलेक्ट्रिकल फील्ड उसकी रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे पॉजिटिव चार्ज हुआ ना, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में होता। तो हमें इन डेरिवेशंस में दो बातों का ध्यान रखना है कि कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट यानी कंडक्टर जितने भी होते हैं उनको जब भी चार्ज किया जाता है तो वह सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाता है। सेकंड बात ये कि चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा वह सरफेस की रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इन दो चीज़ों को लेकर हम इसमें स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर वह कंडक्टिंग स्फीयर हमारा होलो हुआ तो, यानी इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा होलो स्फीयर। होलो स्फीयर है, इसको चार्ज दिया गया, सपोज हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ये इसकी सरफेस पे चला जाएगा, आउटवर्ड सरफेस पे। ये इसका सेंटर पॉइंट मान लो आप O। हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इस स्फीयर के अंदर क्या होगी, इस स्फीयर की सरफेस पे क्या होगी और इस स्फीयर की सरफेस से बाहर क्या होगी। इन 3 पॉइंट्स पे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा, अगर सपोज इसकी रेडियस हम R ले लें, कैपिटल R इसकी रेडियस है, और मैं इसके अंदर ही कोई एक पॉइंट लेना चाहूँ कि ये एक हमने यहाँ पर ले लिया A पॉइंट हमारे सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो स्मॉल r डिस्टेंस के कारण A पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे कि इफ़ हमारी जो डिस्टेंस है वह लेस देन रेडियस हुई तो क्या होगा। अब आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पर यानी r डिस्टेंस हम कहीं पे भी ले लें सेंटर से, वहाँ अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज न होने के कारण हमने अभी तक तो ये पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपना रेडियल इफेक्ट शो करेगा, यानी इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड ही नहीं आएगा। यानी एक होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0 होती है क्योंकि उसका इफेक्ट आता ही नहीं है। ये सारी की सारी बातें हम जब गॉस लॉ पढ़ेंगे उस टाइम प्रूफ भी कर देंगे, लेकिन अभी जो हमारे फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले हम समझना चाहते हैं ताकि हमारे जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं वो हम आसानी से कर सकें। तो सिर्फ और सिर्फ इन बातों को समझने के लिए ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ कि एक स्फीयर के कारण एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के हमेशा सरफेस पे चार्ज जाएगा और वह चार्ज इलेक्ट्रिकल फील्ड जब जनरेट करेगा वह रेडियली आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव के कारण, नेगेटिव के कारण इनवर्ड होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर नेगेटिव होता तो इफेक्ट आता, बाहर से भी आता। अगर नेगेटिव इफेक्ट होता तो वह सिर्फ और सिर्फ इसकी सरफेस तक आके रुकता, अंदर नहीं जाता। ये कंडक्टिंग स्फीयर की खास प्रॉपर्टी होती है जो हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन में भी पढ़ेंगे कि कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड स्फीयर के अंदर नहीं जाएगा, इसकी सरफेस से होकर ही इस साइड चला जाएगा, इसके अंदर कभी भी एंट्री नहीं लेगा, न नेगेटिव के कारण लेगा न पॉजिटिव के कारण अंदर जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो अंदर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा 0 रहेगा। तो ये हमारी एक बात हो गई। अब दूसरी बात कि इफ r इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, यानी हम जो डिस्टेंस लेना चाहते हैं वह डिस्टेंस, जैसे ये B पॉइंट हुआ हमारा, ये अगर R होती डिस्टेंस हमारी, यानी सेंटर से B पॉइंट की डिस्टेंस अगर ये R होती और इस R की वैल्यू कैपिटल R के बराबर या कैपिटल R से बड़ी होती, उस केस में हम क्या करते।
उस केस में सपोज करो हम यहाँ से देख रहे हैं ना, तो ये हमारा स्फीयर हमें एक छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। जैसे एक ये छोटा स्फीयर है और मैं यहाँ जाकर देखूँ तो हम कह सकते हैं कि यह पूरा का पूरा चार्ज इसके सेंटर के ऊपर केंद्रित है। अब नहीं कह सकते कि हमने जब ए पॉइंट लिया था तब हमारा टोटल का टोटल चार्ज हम सेंटर्ड मान लेंगे ओ पॉइंट के ऊपर, तो के ओ अपॉन आर स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। जब हम इस होलोस्फीयर के अंदर की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ही नहीं, और जब हम होलोस्फीयर के बाहर चले जाएंगे तो बाहर जाकर हम ये मान सकते हैं कि यह पूरा का पूरा चार्ज सेंटर के ऊपर केंद्रित है हमारा। यानी जितना इसके ऊपर चार्ज था, सपोज करो क्यू चार्ज था टोटल, वह सारा का सारा चार्ज हम मान लेंगे कि इस सेंटर्ड पॉइंट ओ के ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस हमारी आर है। ये अब इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? उस इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगी। सेम टू सेम हमारी इस साइड हम ये चीज़ लेंगे कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर हुआ, यानी हमारी डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हुई, उस कंडीशन के अंदर हम इस स्फीयर को एक सेंटर्ड के ऊपर, एक सेंट्रल पॉइंट के ऊपर केंद्रित पूरा चार्ज मानकर स्टडी करेंगे। तो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आएगी के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर यह आर के बराबर ही होती तो हम यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर लगा देते। तो इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है, और डायरेक्शन हमेशा रेडियली होगी। रेडियली अगर नेगेटिव हुआ तो इनवर्ड, अगर पॉजिटिव हुआ तो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो इन दो बातों का हमें खास ध्यान में रखना है कि स्फीयर है, सारा चार्ज बाहर जाएगा, होलो स्फीयर है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं होगा तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। इफेक्ट ही नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड ही जीरो होगा। जब हम स्फीयर से बाहर वाले पॉइंट की बात करेंगे तो हमारे लिए यह स्फीयर एक पार्टिकल बन जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला भी एक पार्टिकल्स के लिए होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को, इस स्फीयर को एक पॉइंट साइज का ओ के ऊपर सेंटर्ड पॉइंट मान लेंगे कि इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, यह एक इस पॉइंट का इफेक्ट शो करेगा। अब हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग किसी आर पॉइंट, आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू ये होगी। तो हमें होलोस्फीयर के अंदर इन दो बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, अगर होलोस्फीयर की बजाय सॉलिड स्फीयर होता तो क्या होता। यानी सेकंड पॉइंट हमारा सॉलिड स्फीयर। अगर हम सॉलिड स्फीयर को, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है ये, कंडक्टिंग स्फीयर को जितना भी चार्ज दें वह सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाएगा, यानी सारा चार्ज हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ये इसका ओ पॉइंट है, सारा चार्ज इसकी सरफेस पे आ गया, यानी अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचा। ये खैर सॉलिड था, सॉलिड स्फीयर है बट कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके कारण इसका सारा का सारा चार्ज बाहर सरफेस पे चला गया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन कैपिटल आर हुई तो क्या होगा। यानी आर इसकी, कैपिटल आर इसकी रेडियस है, अगर मैं ये पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना चाहूँ तो उस केस के अंदर क्या होगा। चार्ज तो सारा का सारा सरफेस पे है, सरफेस से हमेशा बाहर का इफेक्ट शो करेगा। कंडक्टर के अंदर तो कभी इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइनें एंट्री नहीं करती, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का इफेक्ट अंदर की तरफ कभी आता ही नहीं है। अगर इफेक्ट अंदर नहीं आएगा तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी हमारा जीरो होगा। यानी सॉलिड स्फीयर के अंदर भी कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता। जैसे होलो में नहीं होता वैसे ही सॉलिड में नहीं होता। होलो में तो वैसे ही एक ही सरफेस होती है तो वहाँ चार्ज रहता है। सॉलिड के अंदर क्या होगा, जितना चार्ज है वो वैसे ही उसी सरफेस पे चला जाएगा। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। इसी टाइप से दूसरी अगर मैं बात करूं, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R, तब हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा। तो उसकी वैल्यू, जैसे अगर मैं बाहर का एक पॉइंट ले लूं कि ये P पॉइंट दे दिया R डिस्टेंस के ऊपर, तो इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो वह इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी हम क्या करेंगे, स्फीयर को
इसी ओ पॉइंट के ऊपर सेंटर्ड कर देंगे कि इसी ओ पॉइंट के ऊपर सारा का सारा चार्ज क्यों रखा हुआ है। अगर बाहर से देखेंगे तो, अगर हम स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं तो होता ही नहीं है इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर बाहर की बात करें तो हम यही मान के चलेंगे कि इस कंडक्टिंग स्फीयर का एक ओ पॉइंट के ऊपर क्यू चार्ज रखा हुआ है और इलेक्ट्रिकल फील्ड आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, और वह भी रेडियली होगा। इनवर्ड और आउटवर्ड पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से हो जाती है डायरेक्शन। तो ये छोटे से हमारे दो कॉन्सेप्ट थे कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर ले रहे हैं, होलो ले रहे हैं तो भी हमारे यही सेम रिजल्ट आते हैं, अगर सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं तो भी हमारा यही रिजल्ट आता है। जैसे अब इनके न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं हम। एक आर रेडियस का होलो स्फीयर जिसके ऊपर क्यू चार्ज, एक हमने पॉइंट ले लिया ए, एक हमने पॉइंट ले लिया बी। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट ए क्या होगा और इलेक्ट्रिकल फील्ड एट बी क्या होगा। होलो स्फीयर है, तो हम पढ़ते हैं कि होलोस्फीयर के अंदर वाले पॉइंट पे कभी इलेक्ट्रिकल फील्ड होता ही नहीं है। तो आर रेडियस के अंदर जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू 0 होगी। और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, अगर कोई साइन नहीं दिया गया तो ऑब्वियसली है ये पॉजिटिव बात होगी। अगर बी पॉइंट की बात करूँ तो रेडियली तो आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड मतलब ओ से बी वाली डायरेक्शन है ना, ये ओ से बी वाली डायरेक्शन, ओ से बी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो इसके ऊपर हमारे मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो के क्यू डिवाइडेड बाय यह डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू ओ से, या डिस्टेंस हम ओ बी मान लेते हैं, ओ बी का स्क्वायर आ जाएगा, ओ बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और डिस्टेंस आ जाएगी हमारी ओ बी वेक्टर। ओ से बी वाली डायरेक्शन के अंदर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। अगर यही बात कह दूं, ये R1 रेडियस का Q1 चार्ज, ये R2 रेडियस का Q2 चार्ज, दोनों के दोनों R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो रिपल्सिव फोर्स बताओ कितना होगा। रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी होगी। जैसे इसमें तो बिल्कुल फॉर्मूला लगाया है हमने, बिल्कुल उस फॉर्मूले को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। अगर हमें कह दिया जाएगा तो कि दो हमारे स्फीयर है ए और बी, इनकी रेडियस अलग अलग दे रखी है, चार्ज अलग अलग दे रखा है, रिपल्सिव फोर्स बताओ क्या होगा। तो अभी हमने लास्ट में जब हमने ये बात पढ़ी थी तब माना था कि स्फीयर से बाहर की बात होगी, तो हम क्या करते हैं, स्फीयर को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। यानी यह स्फीयर मेरा कैसा हो जाएगा, यहाँ पर Q1 चार्ज हो जाएगा इसके सेंटर पॉइंट के ऊपर। जैसे O1 सेंटर है और ये O2 सेंटर है ना, तो हम कैलकुलेशन के लिए यही मानेंगे कि O1 पे तो Q1 चार्ज रखा हुआ है और O2 पे Q2 चार्ज रखा हुआ है। ये O1 पॉइंट और Q1 चार्ज है, वो O2 पॉइंट और Q2 चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी R है। अब तो इजीली निकाल ही सकते हैं फोर्स क्या होगा, दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स आएगा, वह होगा हमारा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। अगर दो स्फीयर हमारे इस टाइप से होते, एग्जाम्पल 3, कि ये R1 रेडियस और ये R2 रेडियस, और इसके ऊपर चार्ज Q1 है और इसके ऊपर चार्ज Q2 है, ये इसका सेंटर पॉइंट O है। हमें कह दिया जाएगा ये दोनों के दोनों होलो स्फीयर है, तो A पॉइंट के ऊपर, B पॉइंट के ऊपर और C पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड बताओ कितना होगा। तो A पॉइंट के ऊपर फर्स्ट स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, 0 होता है, क्योंकि इसका चार्ज हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर अपना इफेक्ट शो करेगा।
तो ए पॉइंट के ऊपर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, 0 होगा। बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, इस Q2 चार्ज वाले स्फीयर के कारण तो 0 होगा, क्योंकि रेडियली इनवर्ड मीन्स स्फीयर के अंदर तो इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट होगा इस स्फीयर का, और वह भी OB डायरेक्शन के अंदर। OB डायरेक्शन के अंदर इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा कि Q1 डिवाइडेड बाई R स्केयर, या फिर OB स्केयर कर लो, दोनों डिस्टेंस अलग अलग है। OB स्केयर और O से B यूनिट वेक्टर, यानी इस डायरेक्शन के अंदर, O से B वाली डायरेक्शन के अंदर। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो क्या करते, B से O वाली डायरेक्शन में, तो B से BO यूनिट वेक्टर आता। E एट C क्या होगा, अब C का देखो आप इफेक्ट, कि सिर्फ Q1 का इफेक्ट आएगा या Q2 का आएगा या दोनों का आएगा। हम इस टाइप की स्टडी में दोनों को अलग अलग ही एज्यूम करते हैं कि Q1 के कारण तो O से B डिस्टेंस है, Q2 के कारण इसका यही सेंटर है, तो वह भी डिस्टेंस हमारी O से C होगी, इसकी भी O से C होगी, छोटे वाले की और बड़े वाले की भी डिस्टेंस हमारी O से C ही होगी। यानी अगर बात करूं पहले स्फीयर के कारण, तो Q1 डिवाइडेड बाय O से C डिस्टेंस और OC हमारा यूनिट वेक्टर है, प्लस Q2 डिवाइडेड बाय O से C का डिस्टेंस हो गया हमारी, और O से C का यूनिट वेक्टर हो गया। तो कंबाइन हम लिख सकते हैं कि Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय OC स्क्वायर इंटू OC कैप। तो इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। अब बात करते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर न होकर अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुए तो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यूज क्या क्या होती है। इसमें तो हमने सिर्फ इतना देख लिया कि कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो सारा का सारा चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाएगा, तो बिल्कुल इजी सी कैलकुलेशन हो जाती है कि अंदर वाले पार्ट में तो 0 हो जाएगा, और बाहर का कोई भी पॉइंट लेंगे तो ये मान लेंगे पूरा का पूरा स्फीयर एक उसके सेंटर के ऊपर ही टोटल चार्ज रख दिया है, स्फीयर को हटा ही देंगे और हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हुई तो इसमें सबसे पहला केस हम वही करेंगे, होलो स्फीयर का, कि एक स्फीयर है, होलो है, इसको जो चार्ज दिया जाएगा तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, इसकी सरफेस पे ही सारा का सारा चार्ज जाएगा। जैसे इसका ये O हमारा सेंटर हो गया, R इसकी रेडियस हो गई, और सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे दे दिया हमने, और कैपिटल Q चार्ज दे दिया प्लस कैपिटल Q। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि R की वैल्यू, हमारे डिस्टेंस की वैल्यू अगर रेडियस से कम हुई, रेडियस से कम हुई तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका इफेक्ट ही नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा 0 होगा। सेम टू सेम इसके बाहर की बात करेंगे तो वही रिपीटिशन वाली बात है, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे कि अगर हम बाहर वाला पॉइंट ले R डिस्टेंस के ऊपर एक P पॉइंट ले लिया तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, यह स्फीयर एक पॉइंट चार्ज बन जाएगा और हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इन तीनों बातों के ग्राफ बनाऊंगा, यानी अगर होलो कंडक्टिंग प्लस या फिर सॉलिड कंडक्टिंग हुआ या फिर होलो नॉन कंडक्टिंग हुआ, इन तीन केस के लिए, यानी अगर कंडक्टिंग स्फीयर चाहे होलो हो चाहे सॉलिड हो, और नॉन कंडक्टिंग अगर होलो स्फीयर हुआ, तो इन तीनों के केस में E की वैल्यू R लेस देन कैपिटल R हुई तो 0 होती है, और E की वैल्यू R ग्रेटर देन इक्वल टू R हुई तो KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होती है, यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये दो वैल्यूज हमने निकाली है, तीनों की तीनों ही कंडीशन के अंदर सेम, तीनों का कॉन्सेप्ट था, सेम टू सेम हमारे आंसर आ रहे हैं, सेम टू सेम न्यूमेरिकल्स होंगे। अब अगर मैं डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिकल फील्ड की
रिप्रेजेंटेशन करूं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की एक्सिस हो गई और ये डिस्टेंस हो गई हमारी, तो मैं जीरो से चलूंगा, यानी इसको अगर ओरिजिन मान लूं तो जीरो से चलूंगा कैपिटल आर तक, मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं मिलेगा। यानी अगर मैं जीरो से थोड़ा सा डिस्टेंस में कैपिटल आर तक चलूंगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो ही रहेगी। जैसे ही मैं कैपिटल आर को क्रॉस करूंगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा, हमारा सरफेस के ऊपर कितना होता है, अगर आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हुई तो उस केस के अंदर इसका अगर स्पेशल केस लें कि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हुआ तो ई की वैल्यू हमारी के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगी। तो हमारी आर के ऊपर जाते ही वैल्यू अचानक से कितनी हो जाएगी, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर हो जाएगी। अब जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, कम होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और वो भी पावर 2 के होगा, तो लीनियरली डाउनवर्ड तो आएगा नहीं। अगर डिस्टेंस मेरी इनफाइनाइट हो जाए तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर क्या होगा, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन इनफाइनाइट से कुछ डिस्टेंस कम हुए तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ना हमारी। तो इसका जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ बनता है वह इस टाइप से बनता है कि इनफाइनाइट पे जाके ये एक्सिस से मिल जाएगी, ई की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफ किसका हुआ, चाहे हमसे होलो कंडक्टिंग स्फीयर पूछ लिया जाए, सॉलिड कंडक्टिंग पूछ लिया जाए, चाहे होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पूछ लिया जाए, रेडियस के अंदर अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो रहता है और बाहर की वैल्यू आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और उसका ग्राफ हमारा इस टाइप का होता है।